देखो पिछली क्लास तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, वो भी थोड़ा ओवर कैप कर लेते। देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोगों ने निकाला है वर्क डन। इस चैप्टर में क्या निकाला है? वर्क डन निकाला है। और वो वर्क डन निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालते हैं? W इज इक्वल्स टू क्या बताया था? एफ डी। एक W इक्वल्स टू बताया था एफ डॉट डी। एक बताया था W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स डॉट, यहां लगा सकते हो, और इनिशियल से लेकर फाइनल तक। ये फॉर्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होगा। इसका रोटेशन में भी यूज है, क्योंकि रोटेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है तो यहां से शुरुआत करोगे, ये चीज समझोगे तभी बात समझ में आएगी। ठीक है। और इसके बाद वर्क डन, जब आपके पास W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी लगाया था तो आप लोगों ने क्या लिया? एफ डी कॉस थीटा लिख दिया, और एफ डी कॉस थीटा में थीटा इक्वल टू क्या डाला? 0। थीटा इक्वल्स टू क्या डाला? 90। और थीटा इक्वल्स टू क्या डाला? 180। क्लियर है? इसमें थीटा की वैल्यू आप 0 जब डालोगे तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा, है ना? वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, जो कि एफ डी के बराबर आएगा। ये चीज कराई होगी। यहाँ पे वर्क डन कितना आएगा? 0। यहाँ वर्क डन माइनस एफ डी आएगा, निगेटिव वर्क डन आएगा। ये सारी चीजों पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिए, बहुत कुछ कर लिया, और आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक, इसके बाद जो चीज हम लोगों ने करी थी वो थी ये पार्ट, वर्क एनर्जी पावर का ही पार्ट है। वो कौन सा है? क्योंकि वर्क डन ऑलमोस्ट हम लोग कर लिया है। अब कौन सा वाला पार्ट था? एनर्जी। पिछली क्लास में एनर्जी के बारे में बात की थी, उसके सेवरल फॉर्म्स भी बात की थी। बताओ भाई क्या था एनर्जी का मतलब? हाँ, कैपेसिटी और एबिलिटी, एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है। और ये चीज एनर्जी से रिलेटेड है। और इसके बाद इसके क्या है? इसके सेवरल फॉर्म्स। क्या क्या फॉर्म्स थे एनर्जी के? सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी, और न्यूक्लियर एनर्जी, और ऐसी और भी बहुत सारी एनर्जीज जो इसके फॉर्म थे। पर हमें इस चैप्टर में कौन सी वाली एनर्जी के बारे में ज्यादातर जानना है? वो है मैकेनिकल एनर्जी। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी के बारे में हम लोगों को सीखना है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? यस, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ओवरऑल अगर एनर्जी की बात करोगे तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो मैकेनिकली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्जेक्ट को मोशन में लाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को अगेंस्ट ऑफ द ग्रेविटी लेके जाते हैं। ठीक है। ऐसी वो सारी एनर्जी जो मैकेनिकली हम लोग काम करके एनर्जी निकालते हैं वो हमारी होती है मैकेनिकल एनर्जीज। ठीक है। इसके बाद अगली चीज हम लोगों ने सीखी थी, यहाँ देखो डेफिनेशन हम लोगों ने क्या किया? पढ़ ली। डेफिनेशन एनर्जी की देख ली, लिखा हुआ एनर्जी, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब वर्क डन जैसे निकाला था वैसे ही एनर्जी को भी निकालोगे। इससे ये भी एक चीज पता चलती है कि वर्क डन जो है वो है क्या? बेसिकली एनर्जी ही है। इसका मतलब है, फिर इसके बाद बोला एसआई यूनिट, जो जो वर्क डन की यूनिट थी। ठीक है। वर्क डन की यूनिट क्या थी बताओ? वर्क डन की जो यूनिट थी वो क्या थी? जूल थी, है ना? एसआई, एसआई यूनिट क्या थी? जूल थी। एक और एनर्जी की एक और थी वर्क डन की, वो क्या थी? न्यूटन इंटू मीटर। क्या थी? न्यूटन इंटू मीटर थी।
तो यहाँ पे जो यूनिट भर दोगे क्या फिल कर दोगे, जूल। और इसकी सीजीएस यूनिट क्या थी? बोलना है तुझे हर चीज, ठीक है। ये है हमारी एसआई यूनिट। इसके बाद एक अर्ग यूनिट थी। अर्ग क्या थी हमारी? सीजीएस। हालांकि मैंने तुम्हें और भी एनर्जीज लिखवाई हैं। कौन सी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक आपको कैलोरी, और किलोवाट आर। ऐसी बहुत सारी एनर्जी के टाइप्स होते हैं जो फिजिक्स में थ्रू आउट आप क्वेश्चन के थ्रू देखने को मिलेंगी। इसके बाद आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। जो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला था वो एनर्जी का होता है। क्या होता है? ml² T⁻⁻²। सेवरल फॉर्म्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कौन से टाइप्स? काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जहां से इस मैकेनिकल एनर्जी का जो समेशन आएगा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद एक पार्ट हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, वो था वर्क एनर्जी थ्योरम की थी हम लोगों ने, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या था बताओ? हम लोग क्या कर रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम में कि एक ऑब्जेक्ट को चलाने की कोशिश कर रहे थे और इस ऑब्जेक्ट को चला के एक पोजीशन से दूसरी जगह लेके जा रहे थे। यहाँ पे सपोज ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग यहाँ पे लेके जा रहे हैं। इस दौरान जो ये चला है वो डिस्टेंस इसने चली है कितनी? सपोज s चली है इस जगह से लेकर इस जगह तक। जब यहाँ से चल रहा था तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इनिशियल थी u, और जब यहाँ पहुंचा तो इसकी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? v। क्लियर है? यहां से यहां तक जाने में a क्या है? इसका एक्सेलरेशन। तो मैंने तुम्हें बताया इस पॉइंट A से लेकर कैपिटल A पॉइंट से लेकर कैपिटल B पॉइंट तक का वर्क डन आप निकाल के दिखाओ। क्या बोला था? वर्क डन निकाल के दिखाओ। और एक चीज अज्यूम करके चलनी है कि जो फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं यहां से यहां तक जा रहा है, वो फोर्स क्या है हमारा? वो कांस्टेंट है। फोर्स क्या है भाई? कांस्टेंट है, ठीक है। 9th क्लास का ये डेरिवेशन है, कोई 11th का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा नहीं है इसमें। अब तुम बताओ मुझे, वर्क डन का जब फॉर्मूला लगाओगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगेगा? फोर्स, या तो ये तो लगा ही सकते हो कि इसके बाद क्या लिख सकते हो? FD क्या लगा सकते हो? cos थीटा। तो फोर्स भी हमारा इसी डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी हमारी इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? F हो जाएगा, ये D की जगह डिस्प्लेसमेंट कितना है? S, और cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 0। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अब बताओ, फोर्स जब हमने लगाया तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? ये वर्क डन का फॉर्मूला हमारा एक्सेलरेशन के टर्म में आया, लेकिन हमारे पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, s भी दे रखा है। तो क्या लिख सकते हो? u² माइनस v² इक्वल टू 2s। फटाफट वैल्यू डालो यहाँ पर और निकाल के दिखाओ। तो यहाँ से इसको क्या करोगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो और इसको क्या बना लो? इक्वेशन नंबर 2 बना लो। और इक्वेशन नंबर 2 से क्या निकाल के इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे बताओ? W इक्वल्स टू MA। AS की वैल्यू निकालना चाहते हो तो AS निकाल लो। AS जब निकालोगे तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा v²। मैंने गलत लिख दी ना वहां पे, तो ये क्या आ जाएगा? इक्वेशन v² माइनस u² इक्वल टू क्या लिखोगे? 2s। ठीक है, यहां पे आ जाएगा v² माइनस u² डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे लिख दोगे, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या थी? ये 2 थी। क्या लिख दोगे यहाँ पर? यूजिंग 2 in 1 हमने यूज कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा और फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लो तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा mv² माइनस u² और डिवाइडेड बाई क्या था? 2। ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो वर्क डन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? mv² माइनस mu² डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है।
जल्दी सिंप्लीफाई होगा अगर ये आपने ऑब्जर्व कर लिया कि यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई जा सकती है। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ वर्क एनर्जी, W एनर्जी थ्योरम था, W इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय mu स्क्वायर। फिर मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताया था इसमें, वो था काइनेटिक एनर्जी का। किसका था? काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी कब होती है? काइनेटिक एनर्जी बताओ भाई, डिफाइन करो काइनेटिक एनर्जी को। एनर्जी possessed by मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी जुड़ी होती है, और उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला का सबसे स्पेशल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस काइनेटिक एनर्जी का, अब ये एनर्जी तुम कुछ भी बोल सकते हो, एक एनर्जी ये है और एक एनर्जी ये भी है, जिसमें हाफ mu स्क्वायर लिख सकते हो। अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इसको क्या लिख सकते हो? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये फाइनल है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो। मैंने गलत लिख दिया, फिर क्या हो गया आज मुझे? हाँ बताओ भाई, यहाँ पे क्या है? फाइनल है तो फाइनल है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर लिखोगे, क्या लिखोगे? डेल्टा ऑफ के। कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी कौन सी लिखोगे? पहले लिखोगे फाइनल, फिर कौन सी लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी कौन सी लिखोगे? इनिशियल। फाइनल बता दो। डेल्टा ऑफ के इक्वल्स टू फाइनल हम लोग लिख रहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो इसी का ही पार्ट है, आज इस पे क्वेश्चन भी करोगे। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको मोमेंटम बना पाएंगे, कैसे बनाएंगे भाई? क्या करना चाहिए मोमेंटम बनाने के लिए? m से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो। ऐसा मल्टीप्लाई करने से न्यूमरेटर देखो ध्यान से कैसा बन जाएगा। ये तो हाफ ऐसे ही रखोगे, ये आ जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? m p से। अब मुझे क्या होता है फॉर्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर भी ये इनिशियल, अगर ये फाइनल वेलोसिटी है तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल है तो इनिशियल मोमेंटम, जो भी रखोगे। तो अब यहाँ पे तुम देख सकते हो, इसको mv को क्या लिख सकते हो? 1/2 mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? यहाँ आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, बन जाएगा p स्क्वायर, mv की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? p आ जाएगी, और डिवाइडेड बाई 2m हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ये है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, और ये जो है वो क्या है? इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये फॉर्मूले ध्यान रखने काइनेटिक एनर्जी का। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3। 3 क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। मोमेंटम जो आ जाएगा 2mk काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और p इक्वल टू क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2m के ई। और काइनेटिक एनर्जी को बहुत सारी बुक में जब इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं, ई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई। ई इज द एनर्जी,
ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी एनर्जी एसोसिएटेड हो सकती है जो हम लोग लिख सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर हम वापस जाएं, WEP में वापस जाएं। अच्छा, एक बात, x + y = 4 है। अब तो ये बोल रही है कि यहां पर मैकेनिकल एनर्जी है और यहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और यहां पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। किसके बराबर क्या लिखना चाहती दो? मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। खुद सोचो, क्या ये इधर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता? ये इसीलिए तो लीनियर इक्वेशन सिखाएगी कि आप क्या x को इधर नहीं ट्रांसफर कर सकते हो? कर सकते हो। कोई भी टर्म को, किसी भी टर्म को किसी भी साइड ले जा सकते हो, साइन से बदलने पड़ेंगे इक्वालिटी का। कर लिया? ये काइनेटिक एनर्जी, मैं बार बार कह रहा हूं, जो काइनेटिक एनर्जी का जो मोमेंटम के टर्म में जो फॉर्मूला है वो ये है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, इसको लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, यहां पे क्या लिख सकते हो, वर्क डन। ये कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? फाइनल। और ये कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल है और एक कौन सी है? इनिशियल है। ठीक है, इस चीज को आप डेल्टा ऑफ W = डेल्टा ऑफ K भी लिख सकते हो। ठीक है, अब लॉजिक समझना है यहां पे थोड़ा सा। ये तो डेल्टा ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, चेंज, और ये वर्क डन है। अब ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ रहा है, कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हो सकते हैं? एक फ्रिक्शनल फोर्स इन्वॉल्व हो सकता है, और क्या हो सकता है? ग्रेविटी हो सकती है, और नॉर्मल हो सकता है, और एक्सटर्नल हो सकता है। भाई, इस बॉडी पे जब आप ऑब्जेक्ट लेके जाओगे, यहां पे देखना अगले एक साथ, ठीक है, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूं एक जगह से मैं दूसरी जगह लेके जा रहा हूं, और इमेजिन करो इसमें सारे फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस हमारे हो सकते हैं। देखो भाई, यहां से जो मैंने F फोर्स लगाया, ये मैंने लिया EXT, कौन सा? ये एक्सटर्नल फोर्स। जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, अगर ये सरफेस हमारी रफ हुई, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स होगा? तो ये वाला हमारा कौन सा हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। कौन सा हो गया? फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अब अगर इसका मास m है, तो नीचे की तरफ वेट एक्ट करेगा, और कौन सा? वेट एक्ट होने की वजह से कौन सा फोर्स आ जाएगा? mg आ जाएगा। और एक ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। तो ये नॉर्मल को n ले लिया। इसके अलावा और कोई फोर्स? अगर ऑब्जेक्ट A पॉइंट से यहां तक आ रहा है, यहां पर एयर रेजिस्टेंस भी हो सकता है ना। यहां क्या हो सकती है? एयर भी तो हो सकती है। एयर भी तो रेजिस्टेंस लगा सकती है, एयर भी तो एक फोर्स इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान से आपको ये बात समझनी है कि वो वर्कडन कितने वर्कडन पॉसिबल हैं इस सिचुएशन में। क्वेश्चन में ये चीज मेंशन होगी, एक दो क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें। तो ओवरऑल हमारे पास जो वर्कडन का जो फॉर्मूला W = क्या आया था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया था, वो हमारा आ जाएगा हाफ, क्या आ जाएगा? mv² माइनस हाफ mu²। तो ये जो वर्क डन है, वर्क डन बाई ग्रेविटी, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई एक्सटर्नल, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ K। इस चीज का ध्यान रखना है। ये सारी एनर्जीज हमारी इसमें क्या हो सकती हैं? यूज हो सकती हैं। अब तुम्हारा ध्यान ये होना चाहिए, सिचुएशन में जब क्वेश्चन को रीड करोगे तो ये आपको ऑब्जर्व करना है, कौन से वाले दे रखे हैं और कौन से वाला निकालना है। जो जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वो नहीं लगाना है। मान लो फ्रिक्शन बोला, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो ये अपने आप 0 हो जाएगा। ग्रेविटी कंसीडर नहीं करनी है,
तो नहीं होगा, ग्रेविटी कंसिडरेशन नहीं होगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं कंसिडर करना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। देखो ये ध्यान से, यहाँ पे एक स्लाइड होगी भी, ये देखो, ठीक है, वेरिएबल फोर्स, और आगे क्या यूज कर लोगे यहां पर, बाई कैलकुलस मेथड, ठीक है, कैलकुलस मेथड से हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। देखो भाई, कैलकुलस मेथड क्या कहता है कि फोर्स हमारा इस बार अब कांस्टेंट नहीं है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां तक जा रहा है पॉइंट ए से, यहां पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट क्या है, बी है, पॉइंट ए से कहां पे जा रहा है, बी पे जा रहा है, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, और ये जहां जा रहा है वो इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है। इसके बाद जब ये चल रहा था उस टाइम पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, और जब यहां पहुंचा था तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। लॉजिक सिर्फ इतना ही है कि यहां से जब आप फोर्स लगा रहे हो तो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल। तो वर्क डन इस सिचुएशन में हम कैसे निकालेंगे वर्क डन, बताओ, सोचो। जब वेरिएबल फोर्स होगा तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्ट को छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल कराएंगे, क्या कराएंगे, एक छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, जिस टाइम पर इसका फोर्स की वैल्यू हमारी उतनी छोटी डिस्टेंस चलाएंगे जिससे कि ये वर्क डन हमारा बहुत छोटा हो। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जाने में फोर्स की वैल्यू नहीं बदल रही है, डिस्प्लेसमेंट dx थी, तो वर्क डन कितना लिखोगे, तो वर्क डन क्या लिखोगे, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट when it travel dx distance, तो क्या लिखोगे, dw इज इक्वल्स टू f डॉट dx। क्लियर। अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना होगा एक a से लेकर v तक, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। f यहाँ पे dx लिख लूं, इंटीग्रेट कहां से कहां करना पड़ेगा, इनिशियल से लेकर फाइनल तक करना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट यहां से। इसके बाद ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डॉट क्यों हटा दिया मैंने, ये डॉट प्रोडक्ट क्यों हटा दिया, बोलो भाई, यहां पे f dx cos थीटा लिखोगे, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जिधर फोर्स जा रहा है इस साइड फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, जिधर फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहां बात समझनी है। अब देखो जब इसके इंटीग्रेशन के अंदर देखोगे तो आप ये चेक करोगे कि मास यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट का मास क्या बदल रहा है, सेम है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी, इसको इंटीग्रेशन से कोई लेना देना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट जब ए से बी तक जा रहा है, क्या एक्सेलरेशन बदल रहा है, क्यों बदलेगा, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब तुम्हें पता है मास कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन को बदलना पड़ेगा ना फोर्स को बदलने के लिए। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक जो एक्सेलरेशन पहले ले रहे थे वो कांस्टेंट था, अब क्या है, वेरिएबल है। अब परेशानी इंटीग्रेशन के साथ क्या है, dx भी बदल रहा है, एक्सेलरेशन भी बदल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। अरे भाई इंटीग्रेशन जब करने जाते हैं तो इंटीग्रेट हम किसको कर रहे थे, जो वेरिएबल बदल रहा होता है। एक टाइम पर एक ही वेरिएबल बदलना चाहिए, और यहां क्या बदल रहे हैं, दो वेरिएबल बदल रहे हैं, तो किसके रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करें,
ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस फंक्शन को ध्यान से समझना, इस a dx को एक सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कैसे लाओगे, देखो याद होगा तुम्हें एक चीज, उसमें यहाँ अगले पेज में मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो एक चीज आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सिखाएगी कि x था, इसको डिफरेंशिएट करते थे तो क्या मिलता था, बोलो भाई, dx अपॉन dt, क्या मिला, वेलोसिटी। यहां इसके बाद इसके मैं फर्दर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता था तो यहां पे आता था dv डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। इसके एक्सेलरेशन का एक फॉर्मेट और मैंने सिखाया था कि dv डिवाइडेड बाई dt में अगर मैं dx का ऊपर नीचे क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो यही एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, यहां आ जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt लिख लो, मतलब इस dt को इधर ले जाओ और यहां लिख लो dv डिवाइडेड बाई क्या लिख लो, dx, और dx बाई dt क्या है, किसके इक्वल है, वेलोसिटी का, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv डिवाइडेड बाई। अब तुम्हें अगर याद होता तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता था, यही मैं तुम्हें पिछली क्लास में बताने की कोशिश करता हूं, हर क्लास में बताने, पुरानी चीजें जितनी याद होंगी, जितने कॉन्सेप्ट याद होंगे, फिजिक्स उतनी ही आगे अच्छी लगने लगेगी। पुराना कुछ याद नहीं, टीचर भी स्लो होगा, आपका सिलेबस भी स्लो होगा, समझ में अलग से नहीं आएगा। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन को इन टर्म्स ऑफ dx लिखना चाहते हैं तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। इसका मतलब जहां पर हमने F इक्वल टू ma लिखा था, क्या लिखा था, ma लिखा था, तो मैं फोर्स को m, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v, क्या आ जाएगा, dv डिवाइडेड बाई dx, ये लिख सकता हूं मैं। ये भी क्या है, फोर्स ही है, ये भी क्या है, फोर्स ही है। तो इसका मतलब ये हो गया, इस वाले डेरिवेशन में जो हम लोग कर रहे हैं, इस वाले डेरिवेशन में ये जो एक्सेलरेशन है वो मैं किसके इक्वल टू लिख सकता हूं, बोलो भाई, इंटीग्रेशन, यहां पर अब तुम देखो m ऐसे ही रखा, यहां पे लिखूंगा v, क्या लिखूंगा, dv डिवाइडेड बाई dx, और यहां पे क्या है dx से dx क्या हुआ, कट गया। अब देखना इंटीग्रेशन ऐसा करने से ये m तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, v dv हो गया, v क्या हो गया, v dv हो गया, क्लियर। इसका मतलब क्या, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट जाने में वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे, वो वेलोसिटी में चेंजेस कितने हैं, dv। यहां एक्सेलरेशन और dx दोनों ही बदल रहे थे, इस इंटीग्रेशन कह रहा है सिर्फ वेलोसिटी बदल रही है। एक सिंगल फंक्शन इंटीग्रेट कर सकता है एक टाइम पर, 11th और 12th क्लास तक की बात कर रहा हूं, एक टाइम पर एक वेरिएबल को लेके आप इंटीग्रेट कर सकते हो। यहां पर हमारे वेरिएबल कितने थे, 2, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया एक सिंगल में, मुझे वेलोसिटी बदल रही। अब यहां इंटीग्रेट क्या हो रहा है, वेलोसिटी, यहां पे एक्सेलरेशन और dx दोनों इंटीग्रेट करने के लिए बोला था, लिमिट हमने किसकी लगा रखी थी, पोजीशन की, तो यहां दोनों चीजें बदली, इंटीग्रेट नहीं हो सकता था। ये इस जगह अगर आप देखोगे तो आप क्या कर रहे हो, dx को इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब पोजीशन इंटीग्रेट हो रही थी, ये बात पॉसिबल थी अगर फोर्स हमारा कांस्टेंट होता या x के टर्म में दे रखा होता। लॉजिक क्लियर है। तो यहां पर हम लोग इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, वेलोसिटी को, वी आर इंटीग्रेटिंग वेलोसिटी, यहां पे लिख दूं, ठीक है, ये यही बात समझनी है, इंटीग्रेटिंग वेलोसिटी को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं यहां पर। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, पहले इस जगह की वेलोसिटी कितनी है, u, तो कहां से कहां तक करोगे, u से लेकर कहां से कहां तक, v तक। अब इस v में और इस v में कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये dv वेलोसिटी किसके बीच की है, इन दोनों के बीच की है, तो मैं dv ना लेके मैं क्या ले लूं, v डैश, क्या ले लूं, v डैश ले लूं। ये dv डैश किसके किसके बीच की वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच की dv डैश वेलोसिटी है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक वेलोसिटी में जो चेंजेस आए हैं वो क्या है, dv डैश। लॉजिक क्लियर। अब इसे इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेशन का तुम्हारे पास जो मैंने तरीका बताया है, इंटीग्रेशन का क्या बताया, इंटीग्रेशन कैसे होता है, बोलो भाई, बोलो। इंटीग्रेशन का तरीका क्या होता है, x रेज़ की पावर n इंटू डी एक्स। एलजेब्रा को इंटीग्रेशन करने का तरीका x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। c क्यों, कांस्टेंट क्यों,
इनडेफिनिट है। कौन सा है? इनडेफिनिट है। हम कौन सा यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं डेफिनिट, तो कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। अब यहां पर ये x है, ये dx मान लो, ये x है, तो ये v है, ये क्या है, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, क्या आएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू, बोलो भाई, v डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक? u से लेकर v तक। बाहर कौन बैठा था? तो अब क्या सिखाया जाता है? अगर अब अगर हम लोगों ने यहां पे फिर वापस वही बात, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेशन स्मॉल ऑफ एफ एक्स एक फंक्शन था, इंटीग्रेट कर रहे थे, सपोज हमारे पास रिजल्ट आ गया एफ एक्स, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे ए से लेकर बी तक, तो इसमें लिमिट डालते कहां से लेकर? ए से लेकर, पहले बी डालेंगे, एक्स की जगह क्या डालेंगे? तो एफ बी डालेंगे, माइनस फिर क्या डालेंगे? ए डालेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्की बात? तो अब मुझे इसमें बताओ, इसमें जब आप ये काम करोगे, जब इसमें ये काम करोगे तो क्या करोगे? क्या आएगा वर्क डन? क्या आएगा वर्क डन? W इज इक्वल्स टू m, ये वैल्यू पहले इसकी जगह डालोगे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर, फिर ये वैल्यू डालोगे इसके अंदर, क्या डालोगे? माइनस u स्क्वायर बाई 2 था, ये देखो क्या रिजल्ट वही आया, कांस्टेंट फोर्स वाला ही। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं इसको W इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2, W इज इक्वल्स टू कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी? फाइनल। काइनेटिक एनर्जी कौन सी? इनिशियल। क्या यूज कर सकते हैं? क्या हमारे पास रिजल्ट वापस W इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ K बन गया? अब वर्क डन आपको देखना पड़ेगा, कितने वर्क डन इसके पास हैं क्वेश्चन में। तो यहां देखो अभी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, ये भी बात समझ लो, लाइन क्या है। द अबव इक्वेशन एक्सप्रेस दैट वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, कौन सा? फ्रिक्शन, जो नॉर्मल, ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस ऑन द बॉडी कैरिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इज इक्वल्स टू, यहां देखो क्या लिखा हुआ है, change in kinetic energy of the body between these positions. This statement is known as kinetic energy work energy theorem और work kinetic energy theorem। पे भी फोर्स बनाया है, वहां पे भी आगे लिख लेना, क्योंकि ये जब इस जगह से लेकर इस जगह तक जा रहे हैं तो ये फोर्स वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल फोर्स है। नहीं तो ऐसा तुम्हें लगे या तुम्हारे स्कूल के टीचर को कुछ लगे, वेरिएबल फोर्स है। देखो पहला क्वेश्चन और ये दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख लो, कॉन्सेप्ट बता देता हूं, इनको ट्राई करना है घर पे। In a ballistic demonstration, a police officer fires a bullet of mass of 50 gram with a speed 200 meter per second on the soft plywood of thickness is 2 centimeter. The bullet emerges with only 10% of its kinetic energy. What is the emergent speed of the bullet? कई तरीकों से इसके क्वेश्चंस होते हैं, आप कौन सा तरीका अप्लाई करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। देखो ध्यान से बात समझो, जो चीज सिखाई जा रही है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि हमारे पास ये एक क्या है, ये वुडन का सॉफ्ट प्लाईवुड है। यहां से जब ये बुलेट एंटर करती है तब इसकी स्पीड कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड है जब एंटर कर रही होती है, और जब चलती है तो थिकनेस कितनी है इसकी? 2 सेंटीमीटर की थिकनेस है। जब ये बाहर निकलती है यहां पर तो बोला 10% ऑफ कैनेटिक एनर्जी, इनिशियल जो कैनेटिक एनर्जी थी, 10% ऑफ इट्स इनिशियल कैनेटिक एनर्जी इमर्जेस आउट विद। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहां वैल्यू अगर 100 थी तो यहां सिर्फ 10 बची है।
10% का मतलब 10% सिर्फ बची है। ये भी हो सकता क्वेश्चन बोला जाए कि 10% आपकी वैल्यू रिड्यूस हुई है, या फिर बोला जाए कि 10% वैल्यू बची है। तो दोनों में मतलब फर्क है। फर्क समझ पा रहे हो? क्या बोला गया है? द बुलेट इमर्जेस विद ओनली 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें पता तो होनी चाहिए ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर देखोगे तो फॉर्मूला लगाओगे क्या? हाफ एम यू स्क्वायर लगा लेते। क्या लगा देते? हाफ एम यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालोगे, उसका आप वैल्यू यहां पे निकालोगे, और उसका क्या निकालोगे? 10%। उस वाली वेलोसिटी से ही ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ यहां पर, वो निकला होगा। मतलब ये इसकी यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, 10% किसका? काइनेटिक एनर्जी का। इसका लॉजिक वापस मैं समझा रहा हूं, कई बच्चों को बात समझ नहीं आती है कि अगर मेरे पास 200 सपोज वैल्यू थी इनिशियल, इसका 10% निकालोगे तो कितना? 10% कैसे निकालोगे? ये 10% काट दोगे, ये वैल्यूज कितनी होगी? 20। मतलब कोई बुलेट यहां 200 मीटर पर सेकंड से अगर चल रही थी, तो बाहर कितने हिस्से निकल रही है? सिर्फ 20 वाली ऑफ एनर्जी से चल रही है, निकल रही। बात आ गई समझ? ये वेलोसिटी की बात हो गई, लेकिन हमें किसकी बात कर रहे हो? काइनेटिक एनर्जी की। तो पहले काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी पड़ी, उसकी 10% वैल्यू को क्या निकालना पड़ेगा? उसके बाद थिकनेस का। अब क्वेश्चन में पूछा गया है इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। इस बुलेट की यहां की आपको क्या चाहिए? इमर्जेंट स्पीड चाहिए। तो इमर्जेंट स्पीड निकालने के लिए फिर वापस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, निकाल लोगे, है ना। यहां पे लगाओगे फॉर्मूला लगाओगे, अगर इतनी दिक्कत हो रही, क्या लगाओगे? देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे? हाफ एम यू स्क्वायर। यू और वी जो भी है, वी लगा लिया हमने। इसकी वैल्यू तो आ चुकी होगी ना हमारे पास। हमारे पास हाफ एम की वैल्यू तो नहीं बदली ना यहां से यहां तक। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई कर दोगे। ठीक है, बात आ गई समझ में? इसी तरीके से यहां पे इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय द 20%, मोमेंटम हमारा इंक्रीज करेगा कितना? 20%। अगर 100 था, अगर 100 था तो वैल्यू कितनी होगी? 120 होगी। व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी? अब क्वेश्चन में ये पता होना है काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से मोमेंटम पे डिपेंड करती है। तो हमने लिखा हुआ कि मोमेंटम का अगर देखोगे, मोमेंटम की वैल्यू देखोगे P इक्वल्स टू 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है रूट के साथ। ये फॉर्मूला हिंट। ठीक है, दो वैल्यूज निकालोगे, सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये दोनों चीजें आपको, ये सारी चीजें मैं एक क्वेश्चन ये भी है सेम। थिकनेस सिर्फ दे रखी वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए। अब वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो उसमें, तो एफएस आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के साथ कॉन्सेप्ट बना सकते हो उसमें। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। ठीक है, यहां से पहले तक का आपको मैं भेज दे रहा हूं। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चंस करके आने हैं।